हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लोग आज फोर्थ पेपर शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ओके, इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन कर रहे हैं लेसन 3 भारतीय शिक्षा आयोग 1882। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सन 1854 में घोषित वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर व्यापक रूप से प्रभाव पड़ा। इसके उपरांत यह व्यवस्था समुचित रूप से लगभग 25 वर्ष तक चलती रही। इसी बीच भारतीय इतिहास में एक महान घटना घटित हुई जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ओके, किंतु इस क्रांति को अंग्रेजों ने अपनी दमनात्मक नीति द्वारा दबा दिया तथा धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासन सुदृढ़ हो गया। 1854 के घोषणा पत्र में घोषित शिक्षा नीति के विरुद्ध भारतीय तथा इंग्लैंड में ईसाई मिशनरियां परिवर्तन की मांग कर रही थीं। इन ईसाई मिशनरियों ने इंग्लैंड में जनरल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया संस्था का गठन किया तथा 1880 में नियुक्त भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन पर शिक्षा नीति में परिवर्तन हेतु दबाव डालने लगे। इस पर रिपन ने उन्हें भारतीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। वास्तव में वुड द्वारा घोषित शिक्षा नीति अत्यधिक पुरानी 25 वर्ष पुरानी हो चुकी थी तथा यह अपेक्षित सफलता भी नहीं प्राप्त कर सकी थी। भारतीय शिक्षा आयोग के उद्देश्य। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य 1854 में घोषित वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा करना था तथा उसके क्रियान्वयन व परिणामों का अध्ययन करना था। किंतु मुख्य रूप से हंटर आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी। अब देखिए कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो ये निम्न 2 उद्देश्य हैं। पहला है संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा की अधिकाधिक उन्नति व प्रचार एवं विकास हेतु साधनों की खोज व उनकी उपलब्धता कराना। आयोग के कार्य। आयोग को प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्य सौंपे गए थे। कौन कौन से? पहला देखिए, वुड घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854 का किस सीमा तक अनुपालन हुआ है तथा क्या परिवर्तन आवश्यक है। क्या वुड घोषणा पत्र की सिफारिशों को दोबारा दोहराया जा सकता है? प्राथमिक शिक्षा की उन्नति हेतु सुझाव देना। माध्यमिक व उच्च शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा तो बाधित नहीं हुई। विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सुधार के क्या उपाय हैं। भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मिशनरी स्कूलों की क्या भूमिका है व उस संबंध में सरकार की क्या नीति होनी चाहिए। 7वां पॉइंट है सहायता अनुदान प्रणाली के संबंध में जांच करना व अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव देना। अपेक्षित सुधार हेतु सुझाव देना। ओके, हंटर आयोग की सिफारिशें। हंटर आयोग 1882 में भारतीय शिक्षा के संबंध में नई नीतियों के निर्माण हेतु अनेक संस्तुतियां की गईं जो निम्न वर्णित हैं। वुड घोषणा पत्र पर विचार। हंटर आयोग की स्थापना ही वुड घोषणा पत्र के स्थान पर नवीन नीतियों के निर्माण हेतु की गई थीं। सभी भारतीय व ईसाई मिशनरियां 25 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति के स्थान पर परिवर्तित व नवीन शिक्षा नीति की मांग कर रहे थे। हंटर आयोग ने वुड डिस्पैच के प्रावधानों तथा संपूर्ण कार्य अवधि का गहन अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि जो भी संस्तुतियां 25 वर्ष पूर्व की गई थी वे उचित थी, किंतु घोषणा पत्रों का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं किया गया था। अतः आयोग ने इस नीति में परिवर्तन हेतु कुछ सुझाव दिए। अब देखिए कौन कौन से सुझाव दिए। पहला है प्राथमिक शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु उसके संचालन का कार्यभार नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों आदि स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा संपन्न हो। दूसरा है माध्यमिक व उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन हो। सहायता अनुदान के नियम सरल, व्यवहारिक व उदार हों। सहायता अनुदान के नियम से सभी शैक्षिक कर्मचारी व व्यक्ति अवगत हों। सहायता अनुदान निश्चित समय सीमा में व बिना किसी भेदभाव के वितरित हों। छठा है विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतन व छात्रवृत्तियों के साथ ही विद्यालयों के भवन निर्माण, प्रयोगशाला व पुस्तकालय आदि हेतु भी अनुदान की समुचित व्यवस्था हो। ओके। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संस्तुतियां। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा की तत्कालीन स्थिति का अध्ययन करके इससे संबंधित सभी विषयों पर व्यापक सुझाव दिए। आयोग ने स्थानीय निकायों, जिला परिषदों तथा नगर पालिकाओं को इंग्लैंड की कंट्री काउंसिल के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का भार सौंपा। प्राथमिक शिक्षा नीति। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में आयोग द्वारा एक निश्चित नीति का निर्माण किया गया। प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी व जीवन के मूल्यों के अनुरूप हो। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जाएं। तीसरा है शिक्षा को केवल पढ़ाई के रूप में न लेकर सामान्य शिक्षा के रूप में लिया जाए ताकि बाल मन पर दबाव न पड़े। शिक्षा छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। पांचवा पॉइंट है पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को सम्मिलित किया जाए ताकि छात्र अपने पैरों पर खड़े हो सकें। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं और प्रांतीय भाषाएं, इन दोनों को कुछ भी कह सकते हैं, चाहे देशी भाषाएं कहिए चाहे प्रांतीय भाषाएं कहिए, एक है और होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।